हाय हेलो वेलकम एवरीवन एंड आई एम श्योर आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही हैं एंड यू मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर डिसम्बर अटेम्प्ट। ओके, JIGL का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आप ज़रूर देख के जाइएगा। वैसे तो ओवरऑल पूरा चैप्टर ही देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। एग्ज़ाम का दिन है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी, तो ये एडिशनल क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का है। ओके, so let's see. Yeah, this one. Arbitral awards. What is an arbitral award under the Arbitration Conciliation Act? एक arbitral award क्या रहता है? Well, arbitration होने के बाद एक award पास होता है, ये रिटन होता है, इट हैज़ टू बी ड्यूली साइंड, इसके अंदर रीजंस रिकॉर्ड होते हैं, इसके अंदर डेट्स आती है, इसके अंदर प्लेस लिखे होते हैं, कब क्या कैसे पास हुआ, कॉम्पनसेशंस, इंटरेस्ट, कॉस्ट वगैरह चीज़ें कवर होती है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख के जाइएगा। देन या दिस वन, व्हाट इज अ कोर्ट? आर्बिट्रेशन में कोर्ट का मतलब क्या होता है? वेल, कोर्ट का मतलब एक सिविल कोर्ट, एक हाई कोर्ट जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है वो भी एक कोर्ट हो जाता है। कोर्ट सब्जेक्ट मैटर बेस भी हो सकता है, कोर्ट प्लेस बेस भी हो सकता है। इंटरनेशनल मैटर्स को इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कवर करते हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट भी कभी कभी जुरिस्डिक्शन या कुछ नेचर्स में जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है, तो वो भी एक तरह का कोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोर्ट के पार्ट को देख के जाना। देन या दिस वन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? वेल, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, या फिर enumerate the salient features of arbitration agreement। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में हुए एग्रीमेंट को दिखाता है, जहां पे आर्बिट्रेशन क्लॉजेस भी हो सकते हैं, एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है, ड्यूली साइन बाय द पार्टीज है, इट कैन बी एक्सचेंज बाय एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशंस, जहां पे हम स्पेसिफिकली एग्री करते हैं कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स वी विल बी रेफरिंग द मैटर्स टू आर्बिट्रेशन। एंड सिविल कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को ऐसा बार नहीं करते, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन है तो फिर सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन अपने आप में एक्सरसाइजेबल नहीं रहता है। ओके, सो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स क्या है देख के जाना। हाँ, दिस वन, Ajoy and Bijoy made an agreement in writing to refer the dispute between them to the arbitrator for the determination. In spite of this agreement, Ajay files a suit relating to the dispute in the court. So suggest. तो ये स्क्वेयरली क्वेश्चन सेक्शन 8 का आता है, जहाँ पे हम आर्बिट्रेशन के मैटर्स को कोर्ट से आर्बिट्रेशन की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। आप कोर्ट में एप्लीकेशंस कर सकते हो, जो स्पेशली डिफेंडेंट है वही है, सर्टिफाइड कॉपीज के साथ ओरिजिनल एग्रीमेंट्स प्रोड्यूस करो, कोर्ट कंसिडर करेगा। अगर वो कन्विंस्ड है कि बाकी की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट है एंड द मैटर कैन बी आर्बिट्रेटेड, द कोर्ट विल रेफर द मैटर फॉर आर्बिट्रेशंस। तो इस पॉइंट को जरूर देख के जाना। एंड या दिस वन, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, तो जनरली ऑड नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर्स ही होते हैं, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आर्बिट्रेशन के हिसाब से द पर्सन्स टू द डिस्प्यूट्स आर फ्री टू डिटरमाइन द आर्बिट्रेटर्स। ऑड नंबर्स के अंदर ही रहना चाहिए, और नहीं तो एक आर्बिट्रेटर को सोल आर्बिट्रेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कौन है क्या है उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना। एंड तो इसके साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी ज़रूर देख के चली जाइएगा 11, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स के साथ ही जाता है। तो एक आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं एडॉक आर्बिट्रेशन प्रोसेस में। कैसे होता है, दो पार्टीज अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, थर्ड पार्टी अपना अपॉइंट करता है। अगर देयर इज अ डिस्प्यूट तो ये मैटर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया जाता है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया गया तो उनके अपने पैनल्स होते हैं, वहाँ से भी आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हाईकोर्ट को लगता है मैटर्स कैन बी सेटल, तो दे विल रेफर द मैटर फॉर मेडिएशन, और वो मेडिएशन के थ्रू भी सेटल किया जा सकता है। क्लियर? सो सेक्शन 11 जरूर देख के जाइएगा। सो इट्स अ गुड सेक्शन टू बी सीन। एंड उसके साथ साथ या दिस वन, दैट इज डिस्क्राइब द ग्राउंड्स एंड प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 12 डिस्क्राइब करता है कि एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को चैलेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सो जहाँ पे अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस है जिसके वजह से जस्टिफाइबल डाउट्स है कि वो इंडिपेंडेंट या इम्पार्शल नहीं है, या वो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन प्रोसेस नहीं करता, या इट इज़ लाइकली टू प्रिजुडिशली अफेक्ट द पार्टीज कंसर्न्ड, या फिर वो
जो मैटर्स डील कर रहे हैं वो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के बाहर है, तो यू कैन चैलेंज, और ये आप उस रेलिवेंट सेक्शन 13 के हिसाब से उस रेलिवेंट ट्रिब्यूनल के सामने ही मैटर पुट अप कर सकते हो, अनलेस एग्रीमेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज, एंड वो सुटेबल ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। या So Ram and Shyam has appointed Mohan as the arbitrator, but by the mutual consent, and thereafter Ram makes a declaration that he revokes the authority of Mohan to act as the arbitrator. Can he legally do so? तो मैटर अब सेक्शन 12 का आ गया, दैट इज सर्कमस्टांसेस अगर एग्जिस्ट करते हैं, जस्टिफाइबल डाउट्स होते हैं तो कर सकता है, पर अपनी मर्जी से राम जब चाहे किसी भी तरह से रिवोक करना चाहे तो इस तरह से रिवोक नहीं कर सकता। ओके, तो यू हैव टू असाइन प्रॉपर रीजंस फॉर दैट। प्लस इसके साथ साथ ये भी देख चले जाना, दिस वन दैट इज under the terms of the arbitration agreement, the court appointed Anurag, the chairman of the arbitral tribunal, as the arbiter. During the pendency of the arbitration, Anurag was demoted and ceased to be the chairman of the arbitral tribunal. The parties to the dispute objected to his continuance as the arbiter on the ground that he has now become disqualified. Is he entitled to continue? Well, यहाँ पे आप सेक्शन 14 साइट कर सकते हो कि अगर किसी आर्बिट्रेटर का मैंडेट खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, या वो अपनी ड्यूटीज़ को किसी लीगल कॉज या फैक्चुअल कॉज की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उस केस में आप आर्बिट्रेटर को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, और ये प्रेजेंट केस भी कुछ वैसा ही है कि जहाँ पे आप आर्बिट्रेटर को सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ठीक है, एंड या this one also. So write a short note on arbitral tribunal. So arbitral tribunal क्या रहता है? Well, arbitral tribunal section 16 के हिसाब से ये एक ट्रिब्यूनल है जहाँ पे पार्टीज अपने jurisdiction को डिफाइन करती है। एक वैलिडिटी ऑफ अ क्लेस, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए, जो आर्बिट्रेशन पे अपना डिसीजन दे सके, वो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है जिसके सामने आप आर्बिट्रेशन की प्ली रख सको और उनके jurisdiction अपने आप में क्लियर हो। Okay, you should not be raising a question on the jurisdiction, because if the arbitration has been decided by the parties and it is very well settled, तो फिर then no party is precluded from deciding the decision to the arbitration. So the arbitrator has to be duly appointed, and उसके सामने आप required plea raise कर सकते हो कि arbitration कैसे चलेगा, क्या क्या proceedings decide होगी, प्लस उसके ट्रिब्यूनल्स को आप रेलिवेंटली जुरिस्डिक्शन देते हो केस सुनने का, दे हैव टू डिसाइड द केस इन अ पर्टिकुलर टर्म, इन अ पर्टिकुलर मैनर, एंड जो भी पार्टीज उनके जजमेंट से एग्रीड है वो सेक्शन 34 में अपील रख सकती है। सो दैट इज द बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ट्रिब्यूनल। ओके, देन या दिस वन, what are the procedure for arbitral proceedings before the arbitral tribunal? तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने क्या क्या प्रोसीडिंग्स? वेल, यहाँ पे आप सारे पार्टीज को एक इक्वल ट्रीटमेंट देते हो, सीपीसी एज सच फॉलो नहीं होता, एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड एग्रीमेंट फॉलो होता है। एविडेंस जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उतना ही, नहीं तो एविडेंस का एज सच कोई प्रोसीजरल वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन अपने आप में सर्टन होनी चाहिए, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन सर्टन होनी चाहिए। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कमेंस होती है जब पार्टीज उसको रेफर करती है नोटिस देने के बाद। लैंग्वेज ऑफ द आर्बिट्रेशन हैज टू बी डिटरमाइंड, claims has to be filed by the claimants, opponents has to file the defense statement, hearings will be conducted, written proceedings will be shared between the parties, and by chance any parties default in appearances तो फिर उसके लिए adjournments या फिर suitable cost can be imposed. Arbitration tribunal can appoint experts also wherever the requirement of expert is needed. Court assistance can be taken wherever the court assistance has to be taken as per the provisions, and ultimate judgment को arbitral award बोलते हैं। Okay, that has to be passed something like a timeline के हिसाब से 12 months के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे देख के जाना 29 के हिसाब से, एंड अपॉइंटमेंट या टाइमलाइंस के हिसाब से। तो 29A क्लियरली बोलता है कि आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग्स 12 मंथ्स में ख़त्म हो जाना चाहिए, और जो अवार्ड है 12 मंथ्स में क्लियरली पास हो जानी चाहिए। एट द मैक्स अगर पार्टीज चाहें तो उसको 6 मंथ्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके आगे का एक्सटेंशन हाई कोर्ट लेगा, और बाय चांस इस एक्सटेंशन के प्रोसेस में अगर हाई कोर्ट को लगता है मेडिएशन हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है, तो सेटलमेंट की तरफ प्रोसेस आगे मूव किया जाए। ठीक है, एंड या रीड दिस।
regime of cost, that is what are the provision of payment of cost and legal fees. तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस में इन दी एंड आर्बिट्रल अवार्ड में कॉस्ट डिटरमाइन करना रहता है, कितना खर्चा हो रहा है या हुआ है, कितना फीस, कितना लीगल एक्सपेंसेस, कितना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पड़ा, अदर कॉस्ट, एंड पार्टीज को वो शेयर करना होता है एज पर दी एग्रीमेंट जो उन्होंने एग्री किया है। और अगर कोई कॉस्ट किसी पार्टी पे इम्पोज किया जिसको दूसरे पार्टी को कॉस्ट देना है तो वो शेयर करके वो कॉस्ट भी देगी, एंड द proportion will be determined well in the arbitration award itself, and cost of taking dates किस पार्टी पे पड़ा था, cost of adjournments या पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स को डिले करने का कॉस्ट, या फिर पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स में कुछ रॉन्गफुल चीज़ों का कॉस्ट, ये सब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में डिसाइड किया जाता है। That is the cost. Yeah. Another good one, that is called elaborate the provision of section 32, termination of arbitration. So arbitration proceedings terminate कब हो जाती है? Well, terminate मतलब it comes to an end. So proceedings अपने आप में terminate होती है जहाँ पे claimants अपना केस विड्रॉ करते हैं, पार्टीज अग्री करते हैं कि आगे उनको केस नहीं करना, या ट्रिब्यूनल फाइंड्स के अभी केस कंटिन्यू करने में कोई मतलब नहीं रह गया, तो प्रोसीडिंग्स अपने आप में टर्मिनेट भी हो सकती है। ओके, and yeah, setting aside arbitral awards, या फिर आप under circumstances the arbitral award may be set aside by the court। तो ऐसे कौन से circumstances है जिसके अंदर ये हो सकता है? well, इस केस में कई सारे circumstances होते हैं, जैसे incapacity of parties, notice टाइम पे नहीं मिला, agreement अपने आप में सही नहीं था, award देते समय जो matters required थे वो scope में consider नहीं किए गए, कॉम्पोजिशन अपने अपने गलत था, सब्जेक्ट मैटर्स वो नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन ऑल्सो, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये सब चीज़ें। और अगर किसी पार्टी को इसको चैलेंज करना है तो 3 months के अंदर अपील पीरियड होता है। तो ये सारी चीज़ें देख के जाना है एज यू कैन सी। ओके, ये सब चीज़ें प्लीज़ अच्छे से देख के जाना। क्लियर? देन अनदर वन जो इसके साथ साथ आपको देखना है मिलिए। So A obtains an award against B in respect of arbitration agreement entered between A and B. B takes a plea that the award is not binding on him because the condition to this effect was not incorporated. तो क्या ये बोल सकता है, क्या ये ग्राउंड ले सकता है? वेल, सेक्शन 35 पिक्चर में आ जाता है। एक आर्बिट्रल अवार्ड हमेशा फाइनल और बाइंडिंग होता है ऑन एवरी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे जो बी प्ली लेता है कि ये स्पेसिफिक स्टिपुलेशन एग्रीमेंट में नहीं था और अवार्ड उसको बाइंडिंग नहीं है, तो ये प्ली उसको आर्बिट्रेशन क्लॉज ट्रिब्यूनल में लेनी चाहिए थी, अवार्ड पास होने के बाद नहीं। ओके, हाँ, अगर बी चाहे तो इस बात को वो सेक्शन 34 के अंदर चैलेंज कर सकता है। क्लियर? तो एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, या another good one. After the completion of arbitration proceedings, the arbitrator gives the notice to the parties of making and signing the award and of the amount of fees and charge in respect of the arbitration and award. The parties fail to pay the fees and charges, and hence the arbitrator refused to deliver the award. The party aggrieved by the conduct of the arbitrator submitted an application to the court directing the deliver the award. However, how the matter will be resolved. So interesting case है, कई बार आप लोगों का डाउट भी इसी कंटेक्स्ट में था, सर अगर पैसा नहीं दिया तो। पहले इस चीज़ को सेक्शन 39 में टैकल किया गया है। एक बार आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हर तरह के आर्बिट्रल अवार्ड पे एक लीन एक्सरसाइज करते हैं, तो इन केस अगर उनको पैसा उनका नहीं दिया गया, द पेमेंट ऑफ कॉस्ट जिसे करते हैं, देन द कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन कैन आस्क द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू डिलीवर द अवार्ड, एंड एप्लीकेंट्स को ये डायरेक्शन दिया जा सकता है, दे हैव टू पे द कॉस्ट, एंड कोर्ट अगर चाहे, दैट इज हाई कोर्ट अगर चाहे तो इंक्वायरी कंडक्ट करके चेकआउट कर सकता है कि कॉस्ट क्या एलिमेंट है, डिस्प्यूट क्या है, उसके हिसाब से द पेमेंट कैन बी डिमांडेड टू बी मेड, और अवार्ड की कॉपी फिर डिलीवर हो जाएगी। तो येस, दे आर विद इन देयर राइट्स टू एक्सरसाइज लीन ऑन द अवार्ड्स। ओके, एंड या what is, or what do you understand by conciliation? How do conciliators are acting, or what are the provisions of appointment? So conciliation arbitration award से थोड़ा अलग है। दो पार्टीज आपस में मिलकर कंसिलिएटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, इसमें कोई ऑड इवन का झंझट नहीं है। आजकल कंसिलिएशन के साथ मेडिएशन भी चलता है। मेडिएशन भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जहाँ पे पार्टीज डिसाइड करती है यूजुअली मेडिएटर कौन होगा और किस तरह से मैटर सेटल करते हैं। तो कंसिलिएशन मेडिएशन नाउ गोइंग हैंड इन हैंड क्वाइट वेरी वेल।
एंड सेक्शन 62 के हिसाब से कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स शुरू की जाती है। पार्टीज अपने हिसाब से प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। दोनों पार्टियों को एमिकेबल सेटलमेंट पे लाने का प्रोसेस इज एक्चुअली मेडिएशन और कंसिलिएशन। वो सिर्फ सेटलमेंट के ऊपर होता है। कंसिलेटर्स में कोई नंबर ऑड इवन का झंझट नहीं है। कंसिलेटर्स पार्टी डिसाइड करे या कोई अथॉरिटी डिसाइड करे एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड पार्टीज कंसिलेटर्स का असिस्टेंस ले सकती है फॉर इंस्टीट्यूशन और बिगिनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर्स, जहाँ पे भी लेना चाहे। और suitable conciliation proceedings will be carried out by the independent impartial persons. And as to the role of conciliators, see, this is the role and settlement agreements. तो कंसिलिएटर का रूल्स आपने देखा ही है, कंसिलिएशन कैसे प्रोसेस करता है। सेटलमेंट एग्रीमेंट्स बाइंडिंग इफेक्ट ले लेता है अगर सारे पार्टीज उसको साइन करते हैं तब। तो डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन या। तो व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ये भी पढ़ के जाइएगा। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन का डिस्टिंग्विश भी एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्टिंग्विश है, डेफिनेटली इसको याद रखना। ठीक है, so that is their alternate dispute. And yeah, what is ad hoc arbitration? Ad hoc arbitration का मतलब होता है जहां पे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन हम फॉलो नहीं कर रहे, पार्टीज अपने हिसाब से आर्बिट्रेटर्स को डिटरमाइन करती है, आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करती है, अपने एग्रीमेंट्स में लिख के रखती है, और एड हॉक आर्बिट्रेटर अपने हिसाब से पूरा प्रोसीजर्स एग्री करते हैं, उनके डेजिग्नेशंस उनके मैंडेट के हिसाब से एग्री किए जाते हैं। एंड एड हॉक आर्बिट्रेशन सबसे फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ओके, अब क्योंकि पार्टीज इसका कॉस्ट खुद डिसाइड करती है तो एक तरह से चीपर भी है बट फास्टर भी है, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस। क्लियर? एंड द लेटेस्ट केस में ये केस आया था, alternative dispute is not an alternative to the court system but only meant to supplement the case. तो yes, alternative dispute resolution process क्या होता है और ये किस तरह से हेल्प करता है, डेफिनेटली पढ़ के जाना। एंड स्टेट द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्बिटल अवार्ड। तो ऑर्बिटल अवार्ड किस नेचर में पास होता है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो क्या क्या चीज़ों को कवर करता है, दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड अप देयर। ठीक है, तो इसको भी देख के जाना। तो यहाँ पे आर्बिट्रेशन के हिसाब से ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली देख के जाइएगा। एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर्स है, तो प्लीज़ स्टडी इट वेल फॉर योर एग्जाम्स। आई हैव गिवन यू सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप एग्जाम वाले दिन तो डेफिनेटली देख के जाना इस चैप्टर में। ओके, clear? All the best for you.